प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको षष्ठम अध्याय नागरिकता के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने की विधियां और उसका विलोपन कैसे होता है, इस विषय में विस्तृत जानकारी दूंगी। सबसे पहले नागरिकता का क्या अभिप्राय है, इस विषय पर जानकारी देती हूँ। नागरिकता का अभिप्राय नागरिक होने की विशेष स्थिति अथवा दशा से है। नागरिकता शब्द सिटीजन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो किसी व्यक्ति की नागरिक स्थिति को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नागरिकता उस स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति राज्य के प्रति अपनी निष्ठा रखता है। अब जो नागरिकता की परिभाषाएं, तो सबसे पहले डॉक्टर राम और शर्मा के अनुसार नागरिकता जीवन की वह स्थिति है जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को समस्त सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार विलियम बॉयड के अनुसार भक्ति भावना का उचित क्रम निर्धारण ही नागरिकता है। अब बच्चों, नागरिकता की क्या विशेषताएं हैं? इसमें सबसे पहली विशेषता है राज्य की सदस्यता। नागरिकता की सर्वप्रथम विशेषता राज्य की सदस्यता है। दूसरा है सर्वव्यापकता। नागरिकता प्रत्येक उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो उक्त राज्य का निवासी हो, भले ही वह शहर में निवास करता हो अथवा गांव में। तीसरा है राज्य के प्रति निष्ठा। नागरिकता में देशभक्ति का गुण होना अति आवश्यक है। नंबर 4, अधिकारों का प्रयोग। नागरिकता व्यक्ति को राज्य की ओर से अधिकार प्रदान कर पाती है। नंबर 5, कर्तव्य बोध। नागरिकता व्यक्ति को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरणा देती है। अब बच्चों, विश्व नागरिकता के विषय में आपको बताते हैं। विश्व नागरिकता का अर्थ ऐसी नागरिकता से है जिसे सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विश्व नागरिकता की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दे सकती हैं। राजनीतिक संबंध, शांति की इच्छा, आवागमन के साधनों का विकास, सांस्कृतिक एकता, विश्व बंधुत्व की भावना व मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व नागरिकता के आदर्श को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व नागरिकता के प्रबल समर्थक थे। अब बच्चों, विश्व नागरिकता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बाधा जो है संघारक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण। वैज्ञानिक प्रगति ने जहां यातायात एवं संचार साधनों का विकास किया है और मानव सुख के अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं, वहीं परमाणु बम, मिसाइलों तथा अन्य संघारक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के रूप में मानव आसुरी शक्ति भी मानवों के हाथ में दे दी है। दूसरी बाधा है कट्टरवाद। कट्टर राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरवाद ने भी विश्व नागरिकता की भावना को बहुत ठेस पहुंचाई है। धार्मिक कट्टरवाद के कारण उत्पन्न आतंकवाद विश्व नागरिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा है आर्थिक पिछड़ापन। विश्व के अधिकांश देश पिछड़े एवं अर्धविकसित हैं। विकसित देश उनका पिछड़ापन एवं राजनीतिक शोषण करना चाहते हैं, लेकिन अपने साधनों से उनका विकास नहीं करना चाहते हैं। आर्थिक पिछड़ापन भी विश्व नागरिकता के मार्ग में बाधक है। नंबर 4 बाधा है पूंजीवाद। जिन देशों में पूंजीवाद पनप रहा है, वे संसार के अन्य देशों को पूंजीवाद की छत्र छाया में लाना चाहते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद भी विश्व नागरिकता के मार्ग में बाधा है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां या सिद्धांत अथवा नागरिकता प्राप्त करने के नियम, इस विषय पर अब आपको जानकारी देते हैं। प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक निवास करते हैं, एक जन्मजात नागरिक और दूसरे राज्य प्रदत्त नागरिक। वे नागरिक जो उस देश में जन्म लेते हैं उन्हें हम जन्मजात नागरिक कहते हैं। जो नागरिक अन्य देशों में जन्म लेते हैं किंतु कुछ विशेष कारणों से आगत देश में स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं, उन्हें प्राप्त नागरिकता को राज्य प्रदत्त नागरिकता कहते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की समस्त विधियों को हम निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला आता है जन्मजात अथवा स्वाभाविक नागरिकता
और दूसरा प्रकार है देशीकरण द्वारा नागरिकता। तो बच्चों, जन्मजात अथवा स्वाभाविक नागरिकता क्या है, इसके विषय में 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है रक्त अथवा वंश का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का निर्धारण रक्त अथवा नवजात शिशु के वंश के आधार पर होता है। बालक को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश का नागरिक उसका पिता होता है। प्राचीन काल में इस सिद्धांत के आधार पर ही यूरोप तथा एशिया के देशों में नागरिकता का निर्धारण होता था। ऑस्ट्रिया और इटली में यह नियम प्रचलित है कि उसके नागरिकों का जन्म चाहे किसी भी देश में हुआ हो, उनको अपने ही देश की नागरिकता प्राप्त होती है। आज भी फ्रांस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में यही सिद्धांत प्रचलित है। भारत में भी राष्ट्र तथा वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। दूसरा सिद्धांत है जन्म स्थान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक की नागरिकता उसके जन्म स्थान के आधार पर निश्चित की जाती है। बालक का जन्म जिस देश की भूमि पर होता है, उस देश की नागरिकता उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, चाहे उसके माता पिता किसी अन्य देश के नागरिक क्यों न हो। यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, अर्जेंटीना आदि देशों में प्रचलित है। तीसरा सिद्धांत है दोहरा अथवा मिश्रित सिद्धांत। कुछ देशों में उपरोक्त दोनों सिद्धांत वंश और जन्मस्थान सिद्धांत प्रचलित है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड। इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिका तथा अंग्रेज माता पिता से उत्पन्न बच्चों को चाहे उन देशों में हुआ हो अथवा किसी अन्य देश में, अपने माता पिता के देश को ही होगी। इस प्रकार विदेशियों के जो बच्चे इन देशों में पैदा होंगे वो वहाँ के नागरिक माना, यहाँ के नागरिकों के जो बच्चे विदेशी भूमि पर पैदा होंगे वो भी अपने माता पिता के देश के नागरिक माने जाएंगे। अब बच्चों, दूसरा जो प्रकार है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का। तो नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा तरीका देशीकरण है। देशीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तें पूरी कर लेने के पश्चात व्यक्ति को उस देश विशेष की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। देशीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए गार्नर ने लिखा है, देशीकरण का आशय विदेशी को नागरिकता प्राप्त करने की किसी भी पद्धति से है। देशीकरण की विधि द्वारा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से नागरिकता की मांग करनी होती है। इसे राज्य द्वारा प्रदत्त नागरिक भी कहा जाता है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की विधियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है विवाह। यदि एक देश की महिला किसी दूसरे देश के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उस महिला को अपने पति के देश की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। भारत में यह विधि मान्य है। दूसरा है संपत्ति खरीदने पर। दक्षिण अमेरिका के कुछ राष्ट्रों पेरू, मैक्सिको आदि में यह नियम प्रचलित है। यदि वहाँ कोई विदेशी कुछ संपत्ति खरीद लेता है तो वहाँ की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाती है। तीसरा है सरकारी नौकरी। यदि कोई विदेशी किसी दूसरे देश में सरकारी पद ग्रहण कर लेता है तो उसको भी वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। चौथा है विजय। यदि कोई देश किन्हीं अन्य राज्य को जीतकर उसको अपने राज्य में मिला लेता है तो उस पराजित राज्य के नागरिक स्वतः ही विजेता राज्य के नागरिक बन जाते हैं। नंबर 5, गोद लेने पर। किसी देश का नागरिक यदि किसी विदेशी बच्चे को गोद ले लेता है तो गोद लिया हुआ बालक अपने संरक्षक देश का नागरिक बन जाता है। छठा प्रकार है निश्चित अवधि के निवास से। कुछ देशों में यह नियम प्रचलित है कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ निश्चित अवधि तक निवास करे तो वहाँ का नागरिक मान लिया जाता है। अमेरिका में यह अवधि 5 वर्ष, अर्जेंटीना में 2 वर्ष, स्वीडन में 3 वर्ष, इंग्लैंड व जापान में 5 वर्ष, इटली में 4 वर्ष और भारत व फ्रांस में 10 वर्ष है। नंबर 7, विद्वता के आधार पर। कुछ देश में उच्च कोटि के विदेशी विद्वानों को भी नागरिकता प्राप्ति के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के रूप में फ्रांस में इसी प्रकार की व्यवस्था है। नागरिकता संबंधी शर्तें प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे निश्चित अवधि तक राज्य की सीमा में निवास। दूसरा, राष्ट्रभक्ति की शपथ। नंबर 3, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभाषा का ज्ञान। नंबर 4, सचरित्रतापूर्ण आचरण।
नंबर 5, राज्य के सिद्धांतों में आस्था। नंबर 6, संतोषजनक आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र। अब बच्चों, नागरिकता का लोप अथवा जब्तीकरण कैसे होता है, इस विषय पे जानकारी देते हैं। सबसे पहले, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी अपने देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दूसरा है विवाह। यदि कोई महिला विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो वो अपने देश की नागरिकता को खो देती है। नंबर 3, अनुपस्थिति के कारण यदि कोई व्यक्ति अपने देश से लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नंबर 4, सेना से भागने पर। सेना से भागे सैनिक देशद्रोही तथा घोर अपराधियों को भी नागरिकता से वंचित कर देते हैं। नंबर 5, विदेशों में नौकरी करने से यदि कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी कर लेता है अथवा विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह अपने देश की नागरिकता स्वतः खो देता है। नंबर 6, स्वेच्छा से। कोई भी नागरिक स्वेच्छा से आवेदन पत्र देकर अपने देश की नागरिकता छोड़ सकता है। नंबर 7, पागल होने पर। यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नंबर 8, दिवालिया होने पर। दिवालिया होने पर व्यक्ति की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नंबर 9, 2 राज्यों की नागरिकता प्राप्त हो जाने पर। दोहरे सिद्धांत के अनुसार यदि किसी नवजात शिशु को 2 राज्यों की नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो वयस्क होने पर उसे एक राज्य की नागरिकता को छोड़ना पड़ता है। नंबर 10, एक राज्य का दूसरे राज्य में विलय हो जाने पर। यदि एक राज्य आक्रमण करके दूसरे राज्य को अपने अधीन कर लेता है तो उस राज्य के निवासियों की नागरिकता का लोप हो जाता है तथा उन्हें विजयी राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। बच्चों, इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, पढ़ें लिखें और याद करें। आगे बढ़ें। धन्यवाद।